खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं। सलाम जे के 8:36 का वक्त हुआ चाहता है और आज जब तारीख की बात करेंगे तो 4 मार्च है और उसके साथ साथ जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और आज जहां जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अंदर आज के दिन के हवाले से इंतहाई अहमियत है, चूँकि महराज आलम की आखिरी जुम्मतुल मुबारक होगी और श्रीनगर के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात का एहतमाम होगा। अपनी नेक दुआओं में हम सबको याद रखिएगा वहाँ पर। फिर जब आज की नशरियात के हवाले से हम गुफ्तगू करें, चूँकि आपने ट्यून इन जब गुलिस्तान को किया है तो वक्त है सलाम जेके का। और सलाम जेके में हमारी कोशिश रहती है कि हर दिन आपके सामने ताज़ा खबर रखें और बाखबर करें आपको कि क्या कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, मुल्क की सियासत किस तरीके से चल रही है और आलमी दुनिया में इस वक्त जो एक संगीनी कैफियत और संगीनी बहरान हमारे सामने है, उस बहरान से निपटने के लिए आलमी ताकतें क्या कुछ कर रही है और भारत का इसमें क्या कुछ मौक़िफ़ है। इंशाअल्लाह आज भी ये सारे मौज़ूआत हमारे साथ रहेंगे। तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:35 पर। आज फ़ोन कॉल्स का सिलसिला थोड़ा जल्दी खोलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करवाया जा सके, क्योंकि कल बहुत कम वक्त रहा था जब हमने फ़ोन कॉल्स ली थी। लेकिन प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आज बात माजी की करेंगे, यानी 4 तारीख को क्या कुछ हिस्ट्री के अंदर हो चुका है और उन अहम तरीन वाक़यात में क्या कुछ आपके लिए गौहर कुछ लेकर आए हैं जो दिल्ली स्टेडियम में मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया गौहर। शुरुआत करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ आज के दिन, यानी कि 4 मार्च को क्या कुछ हुआ है वो हम आपके सामने रखेंगे। आज 4 मार्च है और आज क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। 1789 में पहली अमेरिकी कांग्रेस ने आईन की तकमील की और इसका ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1894 में शंघाई में खौफनाक आतिशज़दगी से 1000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए थे। और आज ही के दिन 4 मार्च 1930 में फ्रांस में शदीद सैलाब में 700 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। और आज ही के दिन 1936 में, यानी कि 4 मार्च 1936 में हिंडनबर्ग हवाई जहाज ने जर्मनी में पहली बार सरकारी परवाज की है, वो आज ही का दिन था जब उन्होंने सरकारी परवाज भरी है। और आज ही के दिन 4 मार्च 1961 में भारत का पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को तैनात किया गया है। और आज ही के दिन 4 मार्च 1972 में लीबिया और सोवियत यूनियन ने ताउन के माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 1977 में रोमानिया में जलजले से 1541 अफराद की हलाकत हुई थी। और आज ही के दिन साल 2002 में 4 मार्च 2002 में अफगानिस्तान में मिट्टी का तोदा गिरने से 150 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से कुछ ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। तो ये था तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ वाक़ात, अहम वाक़ात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और शुरुआत करेंगे इशफा गौहर। जी हाँ बिल्कुल, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से अपडेट से हम आपकी आज की खबर का आगाज़ करते हैं और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे, क्योंकि रात देर के श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था, क्योंकि स्टील ब्रिज जो स्टील का जो बताया जा रहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर पस्सियाँ गिराई थी, जिसकी वजह से जो स्टील टनल का कुछ हिस्सा जो था वो मुनहदिम हुआ था, जिसके बाद रात भर ऑपरेशन शुरू किया गया था। और आज सुबह थोड़ी देर पहले की इतलात ये है कि जुज़वी तौर पर सड़क को बहाल कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों को इस वक्त चलने की इजाज़त दे दी गई है और बड़ी गाड़ियों को उम्मीद है कि बाद दोपहर चलने की इजाज़त होगी, वरना प्लान के हिसाब से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त थी। लेकिन कल अचानक से शाम देर गए जो एक पिलर था स्टील टनल का वो डैमेज हो गया, जिसके बाद वो नुकसान में आ गया,
जिसके बाद कल इंतजामिया ने एहतियातन ये सारा फैसला लिया। और अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुबह तक यानी 8:35 तक जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तब तक सड़क की अपडेट ये थी कि गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। लेकिन अब इतलात इस वक्त ग्राउंड जीरो से ये आ रही है कि छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी गई है और बड़ी माल बरदार ट्रक या गाड़ियां जो है उन्हें फिलहाल रोक दिया गया और बाद दोपहर वहां पर चलने की इजाज़त हो सकती है। एक तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का हाल ये है, वहीं पर महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी हमारे सामने है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल 2 दिन तक मतला अबरालूद रह सकता है और मतला जब अबरालूद रह सकता है तो कुछ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी हो सकता है। आइंदा 12 घंटों के लिए जो इतला है यानी 4 और 5 तारीख के लिए महकमे मौसमियात का मानना है कि बादल बहुत ज़्यादा आसमान के ऊपर दिखेंगे, बरसेंगे बहुत कम, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर कहीं पर तेज़ आंधी भी होगी और ज़ोरदार बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से श्रीनगर कौमी शाहरा और मौसम का मिजाज हमने आपके सामने रख दिया। सीधे चलेंगे जी ग्राउंड जीरो पर, जहां से आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर, क्योंकि पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टील टनल कहां पर बनाया गया था और क्या कुछ नुकसान वहां पर हुआ है और क्या कुछ इस वक्त की सूरत हाल है, क्योंकि इसमें अब एक आदमी के जख्मी होने की भी इतला आ रही है। एक राहगीर जो गाड़ी में था वो जद में आया है, वो भी जख्मी हुआ है, इस तरीके की खबर है। आरिफ जरा अपडेट कीजिएगा कि ये जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की खबर हम बता रहे हैं कि जनाब स्टील टनल जो थी वो नुकसान हुआ है, उसमें पस्सियां गिराने की वजह से उसमें जो पिलर्स थे वो नुकसान ज़्यादा हो गए हैं। कहां पर यह बनाया गया था, क्या कुछ सूरत हाल है अभी ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल गवर सर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो पैंतिहाल का जो मकाम है जहां पर एक स्टील ब्रिज बनाया गया था, और ये स्टील ब्रिज इसीलिए बनाया गया था कि जहां पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है जो पैंतिहाल की जो मेन स्लाइड है, जहां 90 डिग्री एंगल से जो पत्थर खिसकते थे, उसके चलते जो है वर्किंग एजेंसीज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक फैसला किया था कि इसमें एक स्टील ब्रिज बनाया जाए ताकि सेफली जो है गाड़ियों को खराब मौसम में भी यहां से निकाला जाए। लेकिन जो पैंतिहाल का जो शूटिंग स्टोन वाला जो एरिया है वहां पर कुछ पत्थर जो है छोटे छोटे खिसकते रहते हैं और स्टील ब्रिज जो कि बड़ा हेवी बनाया गया था, तो आज दरमियानी रात में जो है वो पत्थर खिसकने वजह से जो है कुछ जो मेन जो पिलर्स थे तकरीबन 5-8 के करीब जो है वो बिल्कुल वहां से डिसलोकेट हो गए थे, और जिसके चलते जो है रात भर जो है कौमी शाहरा पर कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं अमल में लाया गया। लेकिन पैंतिहाल के मकाम पे जो है अभी सुबह सुबह जो है तकरीबन 15 मिनट पहले जो है एक शख्स जो कि मोहर के रहने वाले हैं मोहम्मद अमीन, वो कहीं ना कहीं पे जो है ऊपर से जो पैंतिहाल के ऊपरी पहाड़ी से जो एक पत्थर खिसक के आया उसकी इको गाड़ी के साथ टकराया और वो मोहम्मद अमीन जो है मोहर रियासी के रहने वाले जो वो जख्मी हो गए। उनको रामसू पुलिस ने यानी रामसू का जो एक छोटा सा सब सेंटर है वहां पर इलाज मुआवजा के लिए भेजा, और कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है हाईवे की हर समय जो है इसी तरह की रहती है, जहाँ कल भी दिन भर जो है राम चमलवास के मकाम पे जो है बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे और जिसकी वजह से कौमी शाहरा पे जो है आम दरख्त में काफी ज्यादा खलल देखने को मिला। आरिफ वहीद ये भी बताइएगा कि अभी माना जा रहा है कि बाद दोपहर बड़ी गाड़ियों को भी चलने की इजाजत होगी, और आप कह रहे हैं कि पिलर को नुकसान हो गया, एक नहीं 2-3 पिलर्स को नुकसान हुआ है, तो क्या असेसमेंट किया गया कि हाँ जी ये सेफ है या सिर्फ हंगामी बुनियादों पर फिलहाल चलने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि सुबह सुबह काफी ज्यादा रश इस शाहरा पर रहता है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि इसी तरह का एक जो स्टील वाले जो वो खंबे जो है वो लगाए गए थे जहां पर कल वो चमलवास के इलाके में जो बड़े बड़े बोल्डर्स गिर गए थे, तो उन बोल्डर्स ने जो है उन पिलर्स का बिल्कुल जो है वहां पे तहस नहस कर दिया, और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो है बिल्कुल एक मौजदाती तौर पे जो है पैसेंजर्स बच गए, क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन से जायद बोल्डर्स जो है वो कल सड़क पर गिर गए थे, लेकिन थोड़ा सा गैप था जिसकी वजह से जो है वहां पर सेफली जो है वहां पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये जो स्टील ब्रिज है ये भी कहीं खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से पैंतिहाल में जब बड़े शूटिंग स्टोन का सिलसिला रहता है, अगर वो इस स्टील ब्रिज पे जो है बिल्कुल
जोरदार तरीके से गिरेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि पैंतीहाल में जो है कि यानी 15 अप्रैल तक जो पैंतीहाल के बीच में जो टनल बनाई जा रही है, अगर उसमें उस टाइम गैप के अंदर अंदर अगर उसको मुकम्मल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इंसानी जाने जो ज़िया हो रही है तो उसमें कमी आ सकती है। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल है तो इसमें अगर 15 अगस्त काम को स्पीड अप किया जाएगा तो पैंतीहाल की जो टनल है वो कहीं ना कहीं पे एक राहत जो है वो पैसेंजरों को सफर के हवाले से मुस्तकबिल में देखने को बहुत बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट देने के लिए कि रात भर सड़क बंद रही थी और अब सुबह हल्की गाड़ियों को चलने की इजाजत है। हैवी मोटर व्हीकल्स बाद दोपहर चल सकते हैं, इस तरीके की इत्तला ट्रैफिक अमले और मकामी एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से हमारे नुमाइंदे को दी गई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की करते हैं क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम के मामले में किया गया है जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े लोगों के नाम हैं। ताहम कल जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है तो कहा जा रहा है कि 7.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है। 7.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और अगर आप इस केस में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये तीसरी अटैचमेंट होगी जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल 7.25 करोड़ रुपए की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब्त की है उसमें नाम सामने आया है मारूफ ताजिर और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक रुकन एहसान मिर्जा साहब का और ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामला के जो केसेस उसमें हैं उसको लेकर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और साबिक जब आप इस पूरे मामले को देखते हैं तो इस पूरे मामले में साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम भी है, उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने की बात कही गई थी। ताहम उनका मामला कोर्ट के अंदर जेर समाअत है। इधर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सन 2001 से सन 2012 तक इस बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है और ईडी जो है वो इस दौरान सन 2004 से 2009 और 2009 से 2012 के दरमियान जो कुछ हुआ है फंडों की बेज़ाब्तगी उसको लेकर तहकीकात कर रही है और उसी तहकीकात के अंदर कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जिनमें जो नाम हमने पहले आपको बता दिया एहसान मिर्जा साहब मारूफ ताजिर है, उनके साथ साथ मीर ज़हूर गजनफर साहब और दीगर लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मज़ीद इस खबर पर जरा गुफ्तगू करेंगे और बड़े दिनों बाद क्रिकेट एसोसिएशन की खबर जो है वो सामने आई और अचानक से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है, क्या कुछ आगे हो सकता है क्योंकि बड़े चेहरे जो है वो दाव पर लगे हुए हैं। हमारे साथ हिलाल हांजुरी श्रीनगर से ज्वाइन किया हुआ है। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला के दस्तराज और करीबी साथियों पर छापे पहले भी पड़े थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ भी की थी और अब खबर यह है कि 7.25 करोड़ रुपए की असासे जो हैं वो जब्त किए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास है और क्या मजीद कार्रवाई इसमें हो सकती है? बिल्कुल गवर, अगर देखा जाए तो ये जो क्रिकेट स्कैम है ये लगभग 109 करोड़ रुपए का है और ये साल 2004 से लेकर साल 2009 के दरमियान जो मुद्दत गुजरी है उसमें जो पैसे का खुर्द-बुर्द है वो इल्जाम कहीं ना कहीं इन लोगों पर लगा हुआ है, जिसके चलते एहसान अहमद मिर्जा की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ बताई जा रही है कि 7.25 करोड़ रुपए की, तो उसमें अभी हम देख रहे हैं कि उसे जब्त किया गया है। हालांकि मिर्जा की जो प्रॉपर्टी है वो इससे पहले भी जब्त हो चुकी है और इसमें मिर्जा के साथ साथ जो मीर मंजूर गजनफर है दोनों की प्रॉपर्टीज मिला के 2.46 करोड़ रुपए की जो मिल्कियतें हैं वो इससे पहले भी जब्त हो चुकी हैं। तो इस तरह से आज दूसरी बार मिर्जा की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ जो बता रही है, मालियत जो बता रही है वो 7.25 है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी जो उसकी भी वर्थ थी, जो उसकी भी वो भी इससे पहले हमने देखा कि वो भी मुंजमद हुई है, उसको भी ईडी ने
सीज किया हुआ था और उसकी मालियत जो है 11.86 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इस तरह से ये मिल्कियतें वक्त वक्त पर जब्त हुई हैं। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसमें उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया है और उसके बाद कहा है कि इसमें जो जरूरी नुकात होते हैं उनको बालाए ताक रखकर इन मिल्कियतों को जब्त किया गया है। लेकिन जो ईडी है उनका मानना है कि साल 2001 से 2012 तक और खासतौर पर साल 2004 से 2009 तक ये जो माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं तो उसको एक्सपोज करने के लिए वो बहुत तेजी के साथ इस केस को हैंडल कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें कोई पेशरफ भी हो सकती है। क्या हम इस बात की कोई भनक लगी है, क्योंकि खबर ये है कि रियासत के अंदर जैसे वज़ीर दाखिला ने कहा कि आने वाले 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर चुनाव होने हैं और सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके तेज़ हो रही है, ये भी माना जा रहा है कि साबिक वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई और ज़्यादा सख्त होगी और अगर और ज़्यादा सख्त कार्रवाई होती है तो कहीं लालू प्रसाद यादव जैसा हाल एट द एंड ऑफ द डे ना हो जाए। देखिए, ईडी के साथ साथ सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अगर वाकई इसमें कुछ बेज़ाब्तगियां हुई है और जिसमें साबिका चीफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट उस लिहाज से रही होगी कि वो साबित हो जाता है उसके खिलाफ कुछ, क्योंकि इसके हवाले से चार्जशीट भी पेश किया गया है, तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या लालू प्रसाद यादव की तरह जो केस की डायरेक्शन है वो यहाँ पर भी देखी जा सकती है, वो देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जो प्रॉपर्टीज है अभी सिर्फ उन्हीं को मुंजमद किया जा रहा है, उन्हीं को जब्त किया जा रहा है। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो 4 जगहों से जो उनकी मिल्कियतें हैं उन्हें पहले ही सीबीआई ने ईडी ने जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन की खबर, रात देर गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है, असासे मुंजमद किए हैं, जमा किए हैं, अपने फ्रीज किए हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई होगी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके के जराए दिल्ली से खबर की तस्दीक हमें कर रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की चल रही है तो जम्मू कश्मीर की सियासत की भी बात करें। अगरचे अभी चुनाव में 8 से 9 महीने का वक्त बाकी है जैसा कि खुद वजीर दाखिला ने कहा था, लेकिन सियासी गहमा गहमी जम्मू के अंदर जारी हो गई है जहां पॉलिटिकल पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता करके गियर अप हो रही है। वहीं पर खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं। 7 मार्च को जेपी नड्डा जम्मू आएंगे और ये पहला मौका होगा जब जेपी नड्डा 370 के इख्तिताम के बाद डायरेक्टली जम्मू कश्मीर आकर जम्मू कश्मीर के जो पार्टी लीडर्स हैं उनके साथ बात करेंगे। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से चुनाव का बिगल अनऑफिशियली बजा दिया गया है बीजेपी की तरफ से और अमित शाह और वजीर आजम के दौरे से कबल जेपी नड्डा 7 मार्च को जम्मू का दौरा कर रहे हैं और दौरे के दौरान जहां कोर कमेटी का इजलास तलब करने की बात कही गई है, वहीं पर यह भी खबर है कि यह उनका पहला दौरा होगा जम्मू कश्मीर का पिछले 2 साल के दौरान। और जेपी नड्डा जब जम्मू पहुंचेंगे तो जम्मू से भवन के लिए भी जाएंगे, यानी वो किसी न किसी तरीके से यात्रा के लिए भी जाएंगे और वैष्णो देवी दर्शन करने का प्रोग्राम भी उनका है, ये भी शेड्यूल के अंदर जो है वो कहा गया है। लेकिन जाने से पहले जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन, जम्मू कश्मीर के परफॉर्मेंस, जम्मू कश्मीर कितनी तैयार है चुनाव के लिए, इस हवाले से भी रिव्यू मीटिंग ले सकते हैं जेपी नड्डा। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। इधर खबर ये भी बताई जा रही है कि कम से कम हदफ जो है वो मुकर्रर किया है बीजेपी ने 35, यानी 35 का लक्ष्य जम्मू से किसी भी कीमत पर लेना है और इसी स्ट्रेटजी को पास करने के लिए, मुतहरिक बनाने के लिए, फाल बनाने के लिए अब जेपी नड्डा साहब जो पार्टी सदर हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, स्पेशली जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। अनिल शर्मा मजीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ। अनिल, तो सियासी गहमा गहमी जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है, असम्बली इंतखाबात उसका इशारा मिलने के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी गहमा गहमी लगातार तेज हो रही है और अब एक बार फिर 7 मार्च को
भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू का दौरा करेंगे, जहां वो माता वैष्णो देवी मंदिर जाकर उसके बाद ही पार्टी लीडरान ओहदेदार से वो मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो कोर ग्रुप के इजलास की भी वो सदारत करेंगे। और माना जाता है कि इस बार पार्टी इलेक्शन से कबल इत्तेहाद नहीं कर सकती हैं। ये फिलहाल जराये के हवाले से खबर, और उनका जो मिशन होगा वो 50+ होगा। जम्मू के अंदर 35, लेकिन ओवरऑल जो उनका मिशन होगा वो 50+ सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाले इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात होंगे, उनके हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी का जो मिशन होगा, जहां कोर कमेटी का इजलास होगा वहीं पर प्रभारी, सह प्रभारी और बीजेपी के जो मोर्चा हैं उन सभी लोगों के साथ भी मीटिंग की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाएगा कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या कुछ करना होगा। और यह बात भी याद रखिएगा, 5 रियासतों के अंदर इंतखाबात लगभग मुकम्मल हो रहे हैं और फिर 10 तारीख को वहां पर गिनती का अमल भी शुरू होना है और उस अमल से कबल जम्मू कश्मीर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और क्योंकि माना जा रहा है कि इस दौरे के फौरन बाद वजीर आजम साहब और वजीर दाखिला साहब भी जम्मू के दौरे पर जाएंगे, जहां पर तरक्याती मंसूबों से लेकर दीगर मामलात पर बात करेंगे वजीर आजम। तो उससे कबल पार्टी को गियर अप करना और पार्टी की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए जेपी नड्डा 7 तारीख को जम्मू पहुंच रहे हैं। अनिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे जम्मू से। अनिल, जरा अपडेट कीजिएगा बीजेपी खीमे के अंदर क्या कुछ है। 7 मार्च को जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, तो प्रोग्राम तो ऑलरेडी सामने आया है, प्रभारी, सह प्रभारी, कोर कमेटी की मीटिंग होगी। इसके बगैर भी क्या कुछ और अलायंस बनाने की बात होगी, क्या कुछ है पार्टी के जराये आपको बता रहे हैं? अनिल, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी कैरी ऑन कीजिएगा। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी का जिक्र करते हैं तो वो 7 मार्च को जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू पहुंचते ही जो है वो सबसे पहले मां वैष्णो देवी के दरबार जाएंगे और वहां जाकर जो है पावन दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधा जम्मू के अगर जिक्र करते हैं तो सीनियर पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कोर कमेटी की ये एक बैठक है। हालांकि जो इस तरह से सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से गृह मंत्री द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि जो वाजिब समय 7 से 8 माह का जो वाजिब समय है उसके अंदर जो है चुनाव करवाए जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस तरह से लग रहा है कि एक बड़ी बैठक मानी जा रही है और जल्द चुनावी बिगुल जो है वो बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं जो ये एक पड़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है जो 7 मार्च से शुरुआत होगा, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं, चाहे वो जितने भी प्रभारी हैं, जो जानकारी हमारे तक पहुंची है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 7 मार्च को विधानसभा चुनावों को लेकर जो है एक बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी के खेमे में हो सकती है और किस तरह से कामकाज चल रहा है और किस तरह की स्थिति है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पूरी तरह से जायजा लेंगे और उसी के बाद जो है ये पूरी जानकारी जो है देश के प्रधानमंत्री तक जानकारी पहुंचाई जाएगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है इस समय पूरी पकड़ जो है वो देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस पूरी स्थिति को जो है वो जायजा लिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए 7 तारीख को जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी का एक और बयान भी सामने आया है और बीजेपी ने अपने बयान में इस बात की वजाहत कर दी है कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी जमहूरियत में हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी ब्यूरोक्रेसी किसी भी तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। दूसरा इंकिशाफ कि हदबंदी कमीशन का काम लगभग 90% मुकम्मल हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात हो जाएंगे, ये तीसरी बात है। और एनसी और पीडीपी हमेशा अपने हकीर मकासद के लिए छोटे मोटे मसाइल पैदा कर देती है। ये 5वीं बात थी जो सुनील कुमार शर्मा जो बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, उनका मानना है कि देखिए जिस तरीके की सूरत हाल है इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। सरकार ही होती है और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का मुतबादिल नहीं होगा, जो लगातार अवाम भी बता रही हैं। और हदबंदी को लेकर 90% का मुकम्मल हो गया, आने वाले दिनों में सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है, ऑलरेडी ये भी क्लियर कर दिया गया है। और फिर ये भी साफ कर दिया गया है
कि अब बहुत जल्द इंतखाबात का वक्त जो है वो होगा। और याद रखिएगा यही बात वज़ीर दाखिला साहब ने भी चंद हफ्ते पहले कही थी। अब बात जरा तरक्याती मंसूबों की कर दी, तो बात थी सियासत की, लीडरों के आने जाने की। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबे कैसे चल रहे? याद होगा कि कल हमने 5 के 5 खबर आपको बताई थी कि हजारों करोड़ रुपया वापस जाएगा, लैप्स होगा। क्यों ये लैप्स होगा पंचायतों का? क्योंकि पंचायती निज़ाम के तहत जिस तरीके से काम होना था वो हो नहीं पाया, टेंडरिंग होनी थी वो हो नहीं पाई, और जिस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा था वो हो नहीं पाया। तो सरकार ने फैसला लिया कि अब उसको जी वापस लिया जाएगा। और अब खबर ये है कि IDFC बैंक यानी IDFC जो है जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, IDFC वो 1000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। IDFC जो है तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अब दोबारा से बैंकों से लोन लिया जाएगा, मालियाती इदारों से रुकूमत उठाने का फैसला ले लिया गया है। और कम से कम 1000 करोड़ रुपए को लेकर एग्रीमेंट्स भी किए गए हैं ओवरसीज बैंक्स के साथ जो फंडिंग करेंगे ताकि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और जो बकाया जात है उन बकाया जातों को भी दिया जाए। IDFC जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपया ओपन मार्केट से उठाने का फैसला लिया गया। कुछ पार्टनर्स के साथ MOU साइन भी किया गया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उन्होंने साफ अपने पैगाम में ये कहा है कि जनाब ये सारा मामला TADAs पर खर्च नहीं होगा बल्कि तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ही काम किया जाएगा। अब याद रखिएगा हर साल IDFC जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लोन ले रही है और हर साल लोन लेने के बाद काम को हाथ में लिया जाता है और दूसरी तरफ से मरकजी हुकूमत की तरफ से जो बजट दिया जाता है उस बजट एलोकेशन को जब आप खंगालते हैं तो हमें इन लोनों की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो वहाँ पर कोई कमी है या तालमेल में कोई प्रॉब्लम है जो एक बार फिर जम्मू कश्मीर कर्जा लेने जा रहा है, क्योंकि ये कर्जा आपने और मैंने अपने टैक्स से देना होगा, तब जाकर ये मालियाती इदारे, तब जाकर ये बड़े बड़े इदारे बन सकते हैं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर यह कि 1000 करोड़ रुपया इंडियन ओवरसीज बैंक से लेने का फैसला ले लिया गया है और कुछ बैंकों के साथ मफावतनामा और करार पर भी दस्तखत पाए गए हैं। तो चलिए ये थी तरक्याती मंसूबों के हवाले से खबर। अब जरा डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। जी हाँ, ई बैंकिंग के हवाले से सुना ही होगा और साथ ही साथ अब ई ऑफिस के हवाले से भी बात की जा रही है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से अब डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है। दफातरों में ई ऑफिस मुंतकली की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है और 7 मार्च के बाद पुराने तरीकाकार की इजाजत नहीं होगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। LG इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी हुआ है। दफ्तरी कामकाज को फौरी तौर ई ऑफिस तरीकाकार पर मुंतकिल करने की हिदायत है और 7 मार्च को किसी भी फाइल को पुरानी तरीकेकार से इजाजत नहीं होगी, ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया। और इससे ये भी कहा गया है कि डिजिटल सर्विस से रुकावटें और जो रिश्वतखोरी है वो खत्म हो जाएगी, ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। और इस सिलसिले में जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें यह हिदायत दी गई है कि जो भी अफसरान हैं उनको हिदायत दी जाएगी, उसके बाद ही जो दफातरों में कामकाज होगा वो सिर्फ ई मुंतकली पर होगा, यानी कि डिजिटली सब कुछ होगा। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई क्या कुछ हो रही है। CGM अदालत ने जो अर्जी की जमानत थी उसको मुस्तरद क्यों किया और उसके बाद यूक्रेन और फ्रांस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, आग लगी है और वो आग इंतहाई संगीन है। कहां पर लगी है? रहमत कलीम थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद सारी खबरों की तफसील।